एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था कि गार्ड का फोन आया कि सर ये किसी कॉलेज की लड़की आई है। कहती है किसी से भी मिला दो, मुझे काम है। क्या करूं? मैंने कहा वापस भेज दो, कहो सब मसरूफ है। कुछ देर बाद मेरी सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन पर नजर पड़ी तो वो लड़की गार्ड रूम के साथ नीचे बैठी हुई थी। मैंने गार्ड को फोन किया कि ये गई क्यों नहीं, तो वो बोला सर बहुत शोर कर रही है कि मिलकर जाऊंगी वरना 5 बजे तक यहीं बैठूंगी। मैंने अपनी रिसेप्शनिस्ट को फोन किया और कहा कि इसे मेरे कमरे में ले आओ। वो ले आई। कमरे में दाखिल होने से पहले बच्ची ने इजाजत तलब की तो मैं एहतरामन खड़ा हुआ, उसे बैठने को कहा। उस पर एक नजर डाली तो सफेद यूनिफॉर्म में थी और यूनिफॉर्म भी पुराना होने की वजह से पिलाहट माइल था। जूतों पर बहुत मट्टी थी और जोगर भी शायद आखिरी मराइल में थे। देखने से लगता था कि बच्ची काफी पैदल चल कर आई है। चेहरे की तरफ देखा तो होंठ खुश्क थे और माथे पर दुपट्टे के नीचे पसीने के निशान। शायद गर्मी और मट्टी की वजह से बच्ची निहायत कबूल सूरत थी। मौसम की तमाजत से उसके गाल सुर्ख हो चुके थे, या शायद दफ्तर में अजनबी माहौल में हिम्मत करके आ तो गई थी मगर घबराहट की वजह से ऐसा था। मैंने उठकर उसे एक गिलास पानी दिया जो उसने शुक्रिया से लिया और जल्दी से पी गई। जी बेटा, क्यों फसाद कर रही हो, क्या बात है? मैंने पूछा। वो बोली सर मुझे पता चला कि एनजीओज बच्चों की तालीम के खर्च उठाती हैं, इसलिए आई हूँ। मैंने कहा हर एनजीओ नहीं, मखसूस इदारे ऐसा काम करते हैं, लेकिन क्यों? वो बोली मुझे पढ़ना है और मेरे बाबा के पास पैसे नहीं है। मुझे हर हाल में अपना बीबीए मुकम्मल करना है और उसके बाद फिर एमबीए करना है। मुझे पैसे चाहिए। मुझे उस एनजीओ का पता दे जो पढ़ाए और फंड दे। उन दिनों बलूचिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड यानी BEEF का कयाम हो चुका था और उसका सेक्रेटरी मेरा एक पुराना दोस्त था, लेकिन मुझे नीचे के स्टाफ के हालात का इल्म था, इसलिए मैं उस बच्ची को वहां धक्के खाने नहीं भेजना चाहता था। तो मैंने उस बच्ची से कहा कि तुम चाय पियोगी? उसने असबात में सर हिला दिया। मैंने चाय मंगवाई। वो चाय और बिस्किटों पर टूट पड़ी। मैंने उससे पूछा तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? वो बोली एजी ऑफिस में होते हैं, अभी रिटायरमेंट ले ली है। कहते हैं मेरे पास जो था खर्च कर लिया, अब बेटियों को पढ़ाने के पैसे नहीं। मैं सोच में पड़ गया कि एजी ऑफिस का बंदा और ऐसा कहे, कोई दो नंबरी होगी इस बच्ची की, वरना बाप ऐसा क्यों कहेगा। दूसरा, मुझे ये सोच आई कि ये बच्ची जज्बाती है। शुक्र है यहाँ आ गई है, किसी और के हाथ लगती तो वो शायद इसे आमदन का कोई और जरिया सिखा देता और इसकी इन चमकती हुई रोशन आंखें अब तक मांद पड़ चुकी होती। मैं बहाना बनाते हुए उठा कि अपने साहब से पूछ कर आता हूँ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। कुछ देर बाद मैं कमरे में आया और उस बच्ची से कहा कि साहब कह रहे हैं कि वो बीबीए की फीस मुकम्मल अदा करा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि कल आपके अब्बू आए और मुझसे मिलें और साथ ही फ्रेश फीस स्लिप भी लाएं। वो तो खुशी से खड़ी हो गई। ठीक है सर। उसकी मासूमियत मुस्कुराते हुए और निखर कर सामने आ रही थी। मैंने अपनी रिसेप्शनिस्ट को आवाज़ दी, शाहिदा ये बच्ची कल आएगी, इसको मुझसे ज़रूर मिलवा देना, इसका कांटेक्ट ले लो। ये एक पैमाना था कि अगर कल अपने बाप को ले आती है तो ठीक, वरना जो दिल में आए करती फिरे। दूसरे दिन 11 बजे मैं ऑफिस आया तो मेरी रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सर वो बच्ची सुबह 10 बजे से अपने वालिद के हमरा इंतजार कर रही है। मैंने कहा बुला लाओ। उसका वालिद एक सुलझा हुआ पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग बंदा था। तारुफ पर पता चला कि वो किसी ओहदे पर एजी ऑफिस बलोचिस्तान में काम कर रहा था। ये उन दिनों की बात है जब कोयटा शहर में भी तखरीबकारी के डर से स्कूलों में तराना तक न पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान दुश्मन इस स्कूल पर कोई शरारत न कर दे। लिहाजा इन हालात में एक आखिरत को तरजीह देने वाले नॉन लोकल बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल था, जिसका नतीजा ये निकला कि कई मरतबा वो और उसका खानदान नान शबीना का भी मोहताज रहा।
जल्द रिटायरमेंट इसलिए भी ले ली कि बड़ी बेटी की शादी करना थी और बेटे पढ़ते हैं, एक एमए करके एक डॉक्टर के क्लिनिक में मरीजों को नंबर देता है, मतलब चपड़ासी है, जबकि दूसरा बीए करके अब कोई छोटी मोटी कोशिश कर रहा है। उसने बच्ची की तरफ इशारा करके कहा कि अब मजीद नहीं पढ़ा सकता, तो ये जिद कर रही है कि अपने तौर पर एमबीए करके दिखाएगी। यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फीस भी नहीं पूरी हो रही, लेकिन ये कहती है कि इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगी। यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप इसलिए नहीं ले सकती कि इसका ना तो ट्यूशन है, ना हम किताब खरीद सकते हैं और ना ही नेट के जिससे ये तैयारी कर सके। जीपीए कहाँ से अच्छा आएगा कि इसको कोई सहूलत मिले। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा, आप इसकी तालीम से बेफिक्र हो जाए। उस बच्ची के वालिद ने मेरा शुक्रिया अदा किया और चले गए। मैंने अपनी रिसेप्शनिस्ट की जिम्मेदारी लगा दी कि उसकी फीस वगैरह अदा करके मुझे बताओ। दरमियान में एक मरतबा सिर्फ एमबीए फाइनेंस के दाखिले फीस के लिए वो बच्ची आई और फिर 1 साल तक सिर्फ उसका मैसेज आता और हम उसकी फीस अदा कर देते। एक दिन वो बच्ची फिर आई, परेशान थी। मैंने पूछा, बेटा खैर है, तुम तो इतनी बहादुर हो, क्यों परेशान हो? तो वो बोली, सर साल डेढ़ से मैं अपने बाकी खर्चे ट्यूशन पढ़ाकर पूरे कर रही हूँ और मेरे नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन और फिर वो रोना शुरू हो गई। मेरा स्टाफ उसे दिलासा दे रहा था तो वो बोली, बाबा ने तंग आकर लाहौर जाने का फैसला कर लिया है, तमाम खानदान वहाँ शिफ्ट हो रहा है, वहाँ मेरा कौन होगा जो मुझे पढ़ाएगा? मैंने बाबा से कहा, मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ हॉस्टल में रहूंगी। अब न मेरे पास और न बाबा के पास हॉस्टल के पैसे हैं, और अगर मैं वहां चली भी जाती हूँ तो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकूंगी क्योंकि यूनिवर्सिटी 9 से 5 है और बाहर जाते वापस आते रात हो जाएगी। मेरे पास सवारी भी नहीं है। आप मेरी हॉस्टल की फीस भी देंगे? मैंने उसे खुश करने को कहा कि एक शर्त पर दूंगा कि जैसे नौकरी लगे तुम्हारी, मेरी तमाम फीस और हॉस्टल के पैसे वापस करोगी। वो बच्ची मान गई। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, जब बेटी कहा है तो तुम बेफिक्र होकर पढ़ो बस। वो चली गई। शायद 2 साल बाद उसकी कॉल आई, सर आज रात टेलीविजन पर मेरा इंटरव्यू है, जरूर देखना। मैंने पूछा, अब क्या कर दिया तुमने? तो वो बहुत हंसी और बोली, सर गोल्ड मेडल मिला है मुझे खुशी हुई। मैंने मुबारकबाद दी तो उसकी आवाज़ भरा गई, बोली, सर बस अब मैं चली जाऊंगी लाहौर, तमाम उम्र आपकी मशकूर रहूंगी। मेरा भी दिल भर आया। मैंने कहा, बेटियां तो जाने के लिए ही इंसान पालता है, बस जहाँ रहो मुझे दुआओं में याद रखना। कुछ अरसा कबल एक नामालूम नंबर से मुझे कॉल आई। जब उठाई तो वही बच्ची थी। बोली, सर आपको पता है मेरी कल मंगनी है और लड़का मर्चेंट नेवी में है और मेरी शादी के बाद कराची चली जाऊंगी मैं। मुझे वाकई ही खुशी हुई। दुआ दी और फ़ोन बंद कर दिया। ये बच्ची कश्मीरी पंजाबी फैमिली से थी, लेकिन कुदरत के खेल कि इस बच्ची ने अपना जहेज खुद मेहनत करके प्राइवेट मुलाजमत करके बनाया और एक अच्छे सुलझे हुए मोहब्बत करने वाले शानदार मुस्तकबिल रखने वाले बंदे ने उसे अपनी दुल्हन बनाया। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि अभी चंद माह ही गुजरे थे। कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल ने मोबाइल वगैरह छीनते हुए मजामत पर उस नौजवान को गोली मार दी। ये बच्ची अब बेवा हो चुकी थी। शायद उसकी उम्र 25 या 26 साल होगी। मुझे शदीद सदमा पहुंचा। खैर मैं ज़िंदगी के मामलात में उलझता चला गया और इस दौरान 15 साल गुजर गए। इस फरवरी की 12 तारीख को दोपहर का खाना खाकर लेटने लगा कि व्हाट्सएप पर घंटी बजने लगी। कॉल बरतानिया से आ रही थी। इतने में फ़ोन बंद हुआ और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बतूल है, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं चौंक पड़ा क्योंकि शायद इन 15 सालों में जब जब उस बच्ची ने मुझे याद किया होगा, मुझे ये याद आती रही। एक अनजानी खुशी से मैंने पूछा, क्या तुम वो बतूल हो जो क्वेटा में एमबीए कर रही थी? तो कॉल आ गई। दूसरी तरफ से एक सुलझे हुए और पुरएतमाद लहजे और इंतहाई खुशी से भरपूर आवाज में वो बोली, जी सर ये मैं हूँ, आपको पता है मुझे आप बहुत दिनों से याद आ रहे हैं। मैंने पहले आपके दफ्तर फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि आप नौकरी छोड़ चुके हैं। फिर मैंने उनसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा तो उन्होंने ढूंढ कर दे दिया। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये सब वो एक सांस में बोल गई। मैंने पूछा कि तुम अब क्या कर रही हो? बोली, सर मैं इस वक्त इंग्लैंड में दुनिया की
5वीं बड़ी आईटी कंपनी में एक बहुत आला ओहदे पर काम कर रही हूँ। मेरी शादी भी हो गई है और 11 साल की मेरी बेटी है। सर आपको पता है, जब मैंने पूछा था कि आपको पैसे कैसे वापस करूंगी तो आपने मुझे एक बात कही थी। वो अब भी बात करते हुए बहुत पुरजोश थी, बिल्कुल ऐसे जैसे पहले दिन मुझसे मिलकर एमबीए करने के लिए पुरजोश थी। मैं शायद भूल चुका था कि मैंने उसे क्या कहा था। मैंने कहा, बतूल मुझे याद नहीं। बोली, सर आपने मुझे कहा था जब पैसे आ जाएं तो किसी और बच्चे को एमबीए करा देना। समझना मुझे वापस मिल गए। मैं सोच में पड़ गया कि मुझ जैसा अय्याश इंसान ऐसी बात कर सकता है। खैर, ये सोचकर खामोश रहा कि हो सकता है उस वक्त जज्बात में कह दिया हो। वो बोली, सर आपको पता है मैंने एक नहीं 5 नौजवानों को आला तालीम भी दिलवाई और उन्हें आईटी सेक्टर में आगे बढ़ने में मदद भी दी है। और सर मैं रहूंगी नहीं। मैंने उसे दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारी कहानी लिखूं। तो वो थोड़ा सा खामोश हो गई और बोली, सर मुझे 1 माह कबल ब्रेन हेमरेज हुआ है, वरना मैं आपको खुद लिखकर पूरी जिंदगी की बातें बताती। अब मुझे इलाज के लिए जाना पड़ता है और लिख और बोल ज्यादा नहीं सकती, मेरे लिए दुआ करे। मैंने कहा, तुम हमेशा से मेरी दुआओं में हो, मैं तुम्हारी कहानी ना लिखता अगर जो तुमने गरीब और मुस्तहिक बच्चों के लिए किया है वो ना बताया होता। तुमने एक दिए से 5 घर रोशन कर दिए, यानी 5 खानदान। तुम वाकई एक अनमोल लड़की हो। वीडियो देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसी अनमोल बच्ची बल्कि मेरी बेटी के लिए दुआ करे कि खुदा उसे एक सेहतमंद और बाबरकत जिंदगी नसीब करे और अब जिस जगह वो पहुंच चुकी है यहाँ से उसकी जिंदगी एक पुरसकून और खुशहाल घरेलू आसानियों की हो। या इलाही आमीन। और अल्लाह हमें किसी भी इंसान की जिंदगी में उसकी मदद की तौफीक और जज्बा अता फरमाए ताकि ये शम्मा से शम्मे रोशन होती जाए और साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज पर उनकी मोहब्बत मुयस्सर आ जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।